बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 का। सबसे आसान और सिंपल क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, पहले से काफ़ी चीज़ें आसान करके दी गई हैं, हमने सिंपली इनको और सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 4 फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। फिर से हमने n टर्म को ही फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स कि जो प्रोसेस है और फार्मूला है वही पुराना वाला इसमें अप्लाई होगा। हुज जनरल टर्म इज, हमारे पास इस दफ़ा जनरल टर्म में इसको तब्दील करके दे दिया गया है, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैंने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में दिया गया है, एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। हमारे पास है n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड इसका हमारे पास क्या है, n का स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। ठीक हो गया, हम अपने लिए और आसान कर लेते हैं। यही जो फॉर्म है इसको मैं किसी और तरीके से भी लिख सकता हूं, सिर्फ इसका हमने शेप चेंज कर देना है। मैं लिख लेता हूं 4n और n, ठीक हो गया, प्लस 4, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। 4n में से एक n और ऐड कर दे तो ये हमारे पास 5n बन जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा साइड है इसके साथ हम क्या करेंगे, मैं लिख लेता हूं 2n प्लस 3n, 2n और 3n को ऐड करें 5n वही बन जाता है प्लस 6। ठीक, अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे मालूम होगा कि इसको हमने इस फॉर्म में करना है। यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टूड है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा ले तो इन दोनों में से हमारे लिए कॉमन चूज़ करना आसान है और इन दोनों में से कॉमन चूज़ करना सेम। इसी तरह यहाँ पर 3 को इस वजह से इस तरफ रखा तो कि 6 और 3 में कॉमन आ सके, ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सी बात है। तो इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर जोड़ियों की शक्ल में हम कॉमन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेफरेंस दे देंगे कि भाईजान अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। अब हम कॉमन चूज करेंगे इनमें से, देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आता है। सबसे पहले हमने लिखा, ये सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे। बड़े ब्रैकेट के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, n। इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारे पास n है। 2n थे, एक बाहर आ गया, पीछे एक रह गया। 4n है, हमारे पास 4 रह गया। इन दोनों में कॉमन नहीं है। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहां पर कोई कॉमन नहीं हो वहां पर हम 1 कॉमन चूज कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो पीछे n प्लस 4 ही रह जाएगा। ये इस कंडीशन में आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, हमने यही करना था। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, फिर से n है। हमने n चूज़ किया, 2n थे, एक बाहर आ गया, एक पीछे रह गया, प्लस 2n है, n बाहर चला गया, 2 रह गया, प्लस 3 लिख लेंगे। 3n और 6 में कॉमन क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे पास 3 ही कॉमन आएगा। यहाँ पर 3 बाहर चला गया, पीछे n प्लस 3 2s are 6, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब जो हमारे पास एक जैसे ब्रैकेट्स हैं इनको हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक हो गया, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं n प्लस 1, ये हमारे पास है, ये बात अंडरस्टूड होती है। n प्लस 4 दो दफ़ा है तो इसको एक ही दफ़ा एज अ कॉमन चूज कर लेंगे। ठीक हो गया, इस तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, n प्लस 3 है और n प्लस 3 हमने लिखा, n प्लस 2 दो दफ़ा था तो हम कॉमन चूज़ कर लेंगे n प्लस 2, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंजिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, इनकी तरतीब थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं। हमने लिखा रीअरेंजिंग, ठीक हो गया। रीअरेंजिंग में हम लिखेंगे, हमारे पास क्या है, n प्लस 1, ये हमने लिखा। फिर हम लिखेंगे n प्लस 2, फिर लिखेंगे n प्लस 3, फिर लिखेंगे n प्लस 4। अब हमने क्या किया, इनको तरतीब से लिख लिया। हमारे पास n1, n2, n3, n4, इस तरह ये अब तरतीब से जा रहा है तो हमने इसको तरतीब में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पर स्टार्ट में हम इसका लिख लेते हैं कि हमने इनको, ये जो n टर्म है हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंस है वो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये बात ठीक हो गई, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंस। अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस से अब हम सीखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास उसका फार्मूला हमें याद था जो कि था Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था हमारे पास nth फैक्टर,
हमें मालूम है n फैक्टर, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। जनरल टर्म से हमने n फैक्टर को निकाल लिया। n फैक्टर्स है कि नहीं? बिल्कुल है, हमने लिख लिया। सबसे पहले हम n फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट फैक्टर। ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? नेक्स्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास नीचे क्या आना चाहिए वो लिख लेते हैं। नीचे आना चाहिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ फैक्टर्स इन ईच टर्म। यह हमने लिखा, ये लिखना चाहिए हमें। ये ऐड होगा 1 के साथ, साथ में डी डिफरेंस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस सी है, ये कुछ इस फॉर्म में है। ये हमारे पास फार्मूला था। यहाँ पर डिफरेंस हमने फाइंड आउट नहीं किया। अगर इस n टर्म को हम देखें, हर ब्रैकेट के बीच में डिफरेंस 1 ही आ रहा है। 1 और 2 के बीच में डिफरेंस 1 है, 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 है, 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 है। तो दैट मीन्स अब ये चीज़ ऑटोमेटिकली हमें मालूम होगी कि इनमें जो डिफरेंस है d वो 1 ही चला आ रहा है। c को हम बाद में फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर जो इसकी जगह वैल्यूज़ आनी चाहिए, सबसे पहले हम वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है? Sn। हमने Sn लिखा इज इक्वल टू n टर्म। ये n टर्म थे कि नहीं? इस जनरल टर्म से हमने n टर्म ये निकाल लिए थे। तो सबसे पहले हम इन n टर्म्स को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है? n प्लस 1, फिर हम लिखेंगे n प्लस 2, फिर हम लिखेंगे n प्लस 3, फिर हम लिखेंगे n प्लस 4। ये हमने क्या लिखे? nth फैक्टर हमने यहाँ पर लिख लिया। n फैक्टर के बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा? अंडरस्टूड बात है, n प्लस 4 के बाद n प्लस 5 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये एक तरतीब से सीक्वेंस से चल रहा है। नीचे चलते हैं। हमारे पास नीचे क्या मौजूद है? नंबर ऑफ फैक्टर्स। हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4। 4 फैक्टर्स है कि नहीं? हमने 4 लिख लिए। ये ऐड हो रहा है 1 के साथ, हमने 1 के साथ इसको ऐड करवा लिया। डिफरेंस हमने कहा, डिफरेंस हमारे पास क्या है? इन तमाम में अगर हम चेक करें हमारे पास डिफरेंस 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। प्लस सी, ये हमने इस फॉर्म में को लिख लिया। जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला हिस्सा है, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे n प्लस 1, फिर से n प्लस 2, हमने लिखा n प्लस 3, ये हमने लिखा n प्लस 4, ये लिखा, और n प्लस 5, ये हमने यहाँ पर ये लिख लिया। इसके नीचे क्या है? 4 प्लस 1 हमारे पास क्या है? 5। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो ये 5 ही रह जाएगा। यहाँ पर क्या है? प्लस सी। इसको अब हम जाके कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। तो क्वेश्चन को हमने इस पैटर्न में कन्वर्ट करवा लिया। इसके बाद हमें अंडरस्टूड है हमें क्या करना चाहिए। हम क्या करेंगे? इससे पहले क्वेश्चंस में भी हम यही करते आ रहे हैं कि हमारे पास n चारों फैक्टर्स, 500 फैक्टर्स में मौजूद है। अब हम सिंपली क्या करेंगे? अपने आप से ये काम करते आ रहे हैं। पुट n की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं अपने आप से, और जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हम 1 पुट करेंगे, ठीक है। इन इक्वेशन 1 हमने यहां पर इनको बताया कि इक्वेशन 1 में जहां जहां पर n आ रहा है उस n की जगह हम क्या कर रहे हैं? यहां पर उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कि हमने क्या कहा? 1 है। तो यही काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। हमारे पास सिंपल सा s, n की जगह क्या आएगा? 1 ही आएगा, इज इक्वल टू, फिर से 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 हो जाएगा। जहाँ जहाँ n है उसकी जगह हम 1 पुट करते जा रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमने पुट किया 1 प्लस 5, तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन गया है। नीचे हमारे पास क्या है? 5 है, साथ में प्लस सी। क्वेश्चन यहाँ तक आ चुका है। सिंपली हमने इनको आपस में ऐड कर लेना है, इनको जमा करवाते जाएंगे। हमारे पास वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1 कितना होता है? सबसे पहले हम S1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन को अब यहाँ पर हम डॉट से जाहिर करेंगे ताकि कन्फ्यूजन न रहे। 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3 होता है, 1 प्लस 3 हमारे पास 4, 1 प्लस 4 क्या होता है? 5 होता है, और 1 प्लस 5 कितना होता है? 6 होता है। नीचे हमारे पास क्या है? 5 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 6 है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इससे पहले हम क्या किया करते थे कि S1 की वैल्यू हम
पहले से ही निकाल लेते थे, हमें मालूम हुआ करती थी। मगर इस दफ़ा जो क्वेश्चन है वो जनरल टर्म में आया था, तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास S1 की वैल्यू कहाँ है। सिंपल सा तरीका है, हमने n टर्म निकाला था कि नहीं निकाला था, बिल्कुल निकाला था। n टर्म में हम क्या करेंगे, हर n की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास S1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, ये रफ वर्क है, यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास जो un है हम इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ n+1, n+2, n+3 और n+4, ये वैल्यूज़ हमने निकाली थी यहाँ से, ये n टर्म है। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, सिंपल सा हम एक बात लिखेंगे कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, पुट, ये रेफरेंस देंगे, पुट n = 1 इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ n आ रहा है फिर से हम 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास S1 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर अब हम चेक करते हैं, फिर से सिंपल सा काम है। ठीक हो गया, 1+1, 1+2, 1+3, 1+4, ये कुछ इस कंडीशन में है। इनको अगर हम ऐड कर ले तो 1+1 2, 1+2 3, ये 4 और ये हमारे पास 5 बन जाएगा। तो इस तरह हमने रफ वर्क में सीखा कि S1 की हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये आई। कहाँ से हमने निकाली, जो n टर्म हमारे पास हमने निकाला हुआ था इसमें से हमने S1 की वैल्यू निकाली। तो S1 की जगह ये वाली वैल्यू हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, सिंपल सा हमने लिखा 2.3, 0.4 और 0.5, ये पॉइंट मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है। इस तरफ हमारे पास क्या है 2.3, 0.4, 0.5, 0.6, नीचे हमारे पास क्या है 5 है +6। अब हमने सिंपल एक ही काम करना है, ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है, इस 5 को हमने ख़त्म करना है। यही हमारा क्या है, काम है। इस 5 को कैसे ख़त्म किया जाएगा, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे कि भाईजान अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनको बताएंगे मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड। अब हमने 5 को दोनों साइड्स पर क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ये 5 को मल्टीप्लिकेशन करवाने से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसके नीचे जो 5 है वो ख़त्म हो सकता है। तो इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास कैसे ख़त्म होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2.3, 0.4, 0.5। अभी तक हमने ये लिखा, हमने कहा हम 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई को हम डॉट से जाहिर कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। दूसरी तरफ चेक करें 2.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये हमने लिखा, हमने कहा यहाँ पर भी 5 मल्टीप्लाई होगा। नीचे हमारे पास क्या है 5 है, प्लस सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये बात आपने याद रखनी है। ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल सा काम है, हमारे पास ये वाला जो 5 है इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, जो रिमेनिंग है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास रिमेनिंग 2.3, 0.4, 0.5, 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये काम हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू रह गई बकाया इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट करवा देंगे। यहाँ पर ये मुकम्मल वैल्यू क्या है, प्लस में है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। ये काम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये वैल्यूज़ रह गई। तो इज इक्वल टू के उस तरफ हमारे पास सिंपली 5 और सी ही रह गया। अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 हिस्से हो गए। अब हम इनमें से कॉमन चूज़ कर सकते हैं, हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। अब जो कॉमन है, कॉमन मीन्स कि दोनों तरफ मौजूद हो, इसको हम एज ए कॉमन चूज़ कर लेते हैं। हमारे पास चेक करें 2 दोनों तरफ मौजूद है, 3 दोनों तरफ मौजूद है, 4 दोनों तरफ मौजूद है, 5 दोनों तरफ मौजूद है, ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग है, इस तरफ एक 5 रह गया, बीच में माइनस है, इस तरफ हमारे पास सिंपली 6 रह गया। यहाँ पर 5, 6 ही है, ये चीज़ अंडरस्टूड हो गई। फिर से यहाँ पर इसको चेक कर ले 2.3, 0.4, 0.5, यहाँ पर -6 में से 5 कैंसिल हो गए तो हमारे पास -1 ही रह जाता है, इज इक्वल टू 5 से। ये कुछ इस कंडीशन में है। अगला स्टेप मैं इसके साइड पे कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे करते जाना है। ठीक हो गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 5 सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर यही काम करेंगे, हमारे पास 2.3, 0.4, 0.5, यहाँ पर सिंपली -1 है,
डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू सी। ये सिंपल सा काम किया, 5 को हम इस तरफ मूव करवा लिए। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास क्या बन जाता है, -24 ही बन जाता है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। फिर से 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, 24 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास क्या हो जाता है, -24 ही होता है। अब यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, पुट c इज इक्वल टू -24 इन इक्वेशन 1। हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में उठा के c की वैल्यू पुट कर लेनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास सिंपल ये है, पूरा इक्वेशन 1 लिख लेंगे, सिंपल c की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमने अभी फाइंड आउट की है वो लाके इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो यही काम करेंगे। हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू n प्लस, हमारे पास 1 से स्टार्ट है, n+1, n+2, n+3 और हमारे पास n+4, लास्ट में n+5 है, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है, 5 मौजूद है। जो c है यहाँ पर +c है, ठीक है। वैल्यू हमारे पास क्या आई, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये -24 आया। इस तरह हमने क्या किया, n टर्म की वैल्यू हमने यहाँ पर आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ये इसका प्रोसेस था, आसान सा क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व कर लिया, आसान अल्फाज में इसको सीखा। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।